बच्चों आज हम एक्लॉजी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें एक्लॉजी की। एक्लॉजी की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एनवायरनमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है उसके एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रहता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये टर्म दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर भी पूछा जाता है। पहले ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, उसके बाद बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन देखो एजी टांसले ने दी थी। मतलब हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है जो भी अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसमें नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं एनवायरनमेंट में, बस वही देखना है हमने, वो उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये फंक्शनल लिंकेजेस है, मतलब जो भी उसकी डिपेंडेंस जो होती है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, लिविंग बीइंग पे या नॉन लिविंग एलिमेंट्स पे। ठीक है, उनको बोलते हैं फंक्शनल लिंकेजेस। मतलब क्या लिंक है उस ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये होता है फंक्शनल लिंकेजेस। और बायोम क्या होता है, जैसे जो बंदे डोडा भद्रवाह से हैं उनको जब वो जम्मू आते होंगे उनको नोटिस होता होगा कि जम्मू में ना एक अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। वैसे पेड़ पौधे भद्रवाह, किश्तवाड़ या दूसरी और जगह पे नहीं होते। बस यही होता है बायोम इसकी डेफिनेशन होगी कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन होती है। पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन जो होती है, बस उस एरिया को बायोम बोलते हैं। ठीक है, और ये बायोम इकोसिस्टम से बड़ा होता है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। मतलब इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, वैसे नॉन लिविंग चीज़ों को एबायोटिक बोलते हैं और लिविंग चीज़ों को बायोटिक में ऑटोट्रॉप्स आते हैं हमारे पेड़ पौधे, और हेटेरोट्रॉप्स आते हैं जो उन पेड़ पौधों को खाते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। जैसे ये लिखा है सॉइल हो, गैसेस हो, एनवायरनमेंट, ये सनलाइट हो, प्रेशर एट्सेट्रा जो भी हो, ये बायोटिक में आता है। और इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। ये कितने टाइप के इकोसिस्टम है। ये एक तो नेचुरल है जो ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल है यानी कि ज़मीन वाला, एक्वाटिक यानी कि पानी वाला। एक्वाटिक में भी फ्रेश और सॉल्ट वाटर होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होंगे। वैसे ही मैनमेड भी होगा, जब जो इंसान ने खुद आर्टिफिशियली बनाया होगा। ठीक है, उसमें पानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ये रख लो कि एक्वेरियम हमने घर में रखा है बना के, उसमें एक फ़िश रखी है, पानी रखा है, पेड़ पौधे भी रखे हैं उसमें, तो हमने खुद बनाया ना, आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। बस वैसे मैनमेड इकोसिस्टम है। और नेचुरल जो नेचर खुद बनाती है। देखो हम इकोसिस्टम को ऐसे भी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, नॉन लिविंग, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग है उनको हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और बायोटिक ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, और इसमें कंज्यूमर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, और डिकम्पोजर्स आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हुए ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और
हेट्रोट्रॉप्स हुए, कंज्यूमर्स, और डिकम्पोजर्स आ गए, ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं। और ये दूसरी टर्म है, ये है बायोस्फीयर, ये वाली। बायोस्फीयर का सिंपल सा ही मतलब है कि जो सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, हर एक इकोसिस्टम को कंबाइन करेंगे ना तो बायोस्फीयर बनेगा। इसको हम लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये दो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला फंक्शन है फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, हर लिविंग चीज़ को जीने के लिए, अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमारे पास, सन से, ठीक है। सन से प्लांट्स एनर्जी कैप्चर करता है, इससे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है एनर्जी सन की, ठीक है। उसके बाद यही खाना हर्बीवोर खाते हैं, हम खाते हैं, केमिकल फिर ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अप्लाई होता है, जो ये बोलता है कि हर लेवल पे जैसे ही एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी ना, हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ओनली एंड ओनली 10%, ठीक है। ओनली एंड 10% एनर्जी, जैसे यहाँ से यहाँ होगी तो 10% होगी, यहाँ से यहाँ होगी फिर से 10% होगी, यहाँ से यहाँ होगी फिर से 10% होगी, यहाँ से यहाँ फिर से 10% ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रॉपिक लेवल्स बने होते हैं। पहले प्लांट्स कैप्चर करेगा एनर्जी, फिर हर्बीवोर खाएगा, उसके बाद हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, फिर कार्निवोर को टॉप कार्निवोर खाएंगे, ठीक है। ये होती है फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, इसका फ्लो भी इकोसिस्टम ही करता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखो, जैसे एनर्जी की नीड होती है वैसे ही न्यूट्रिएंट्स की नीड भी होती है हर एक बायोटिक कंपोनेंट को परफॉर्म अपने ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कैल्शियम वगैरह वगैरह, जो भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, इवन कार्बन भी वो न्यूट्रिएंट सब होते हैं, ये भी साइकिल में चलते जाते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये साइकिल में चलते हैं। जैसे देखो, इनको पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, देखो साइकिल्स में चलते हैं। इसका ये मतलब है कि देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे, कैप्चर करेंगे, पेड़ वाले प्लांट्स भी और एक्वेटिक प्लांट्स भी, ठीक है। फिर उनको खाएंगे जानवर फिर रेस्पिरेट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा, और ये ऐसे ही साइकिल में चलता रहता है ये, ठीक है। इसीलिए इनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो अगर रिजर्वियर उनका एनवायरनमेंट में हो गैसेस फॉर्म में, तो इसको गैसेस बोलते हैं, गैसेस साइकिल। और अगर सॉइल में हो तो इसको सेडिमेंट्री, ठीक है, जियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स साइकिल्स में होता है हमेशा, और ये भी न्यूट्रिएंट साइकिल को हम दो टाइप्स का बोलते हैं, ठीक है, दो टाइप्स का।
पहला पहला टाइप गैशियस, GSEOUS, ठीक है, ये लिख लेना आप, ये नोट्स में नहीं है। दूसरा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। गैशियस साइकिल तब होता है जब रिजर्वियर जो हो ना, तब जब रिजर्वियर गैसियस फॉर्म में हो। जैसे अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी, वो एनवायरनमेंट में गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, मेन रिजर्वियर, इसलिए हम इसको गैसियस साइकिल बोलेंगे। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में भी होते हैं, जैसे फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सॉइल में होता है, तो इसलिए इसको हम सेडिमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। और फॉस्फोरस भी साइकिल में ही चलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है आपको इसमें, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, इसमें ये रखना है कि एक टर्म होती है स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। इस स्टैंडिंग स्टेट का ये मतलब होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट हो ना, जो भी न्यूट्रिएंट हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस, जो भी न्यूट्रिएंट्स हो, सॉइल में कितने प्रेजेंट है, ठीक है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स, उस स्टेट को, उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है इकोसिस्टम पे, अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग कंसंट्रेशन हो गए इन न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और ये सीजन्स पे भी डिपेंड करता है, हर सीजन्स में भी ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये टर्म भी याद रख लेना आप, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये था हमारे पास फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा हमने। इसी में आएगा ये फूड चेन आएगा इसमें, ठीक है। देखो देखो ज़मीन से कुछ न्यूट्रिएंट्स पेड़ में चले गए, ठीक है, पेड़ से सॉइल से पेड़ में चले गए, पेड़ से ये हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, उससे टॉप कार्निवोर में, उसके बाद डिकम्पोज होकर दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये हम फूड चेन की हेल्प से पढ़ेंगे हम। देखो ये फूड चेन है, सबसे पहले टाइप की फूड चेन बोलते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन, ये बहुत कॉमन फूड चेन है। ग्रेजिंग जैसे जो भी घास वगैरह उसको हर्बीवोर खाएंगे, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, ठीक है, उसके बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ये होता है ग्रेजिंग फूड चेन। स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर से शुरू होगी है, यानी कि पेड़ पौधों से, ठीक है। ये वाली होती है ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन। देखो डेट्राइटस पता कहाँ क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है ना, जो सड़ जाता है, बस ये डेट्राइट्स वही होता है। अब देखो ये सड़ा हुआ मटेरियल है, इस पे भी, इसको भी कुछ चीज़ें खा जाती हैं ना, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको फिर थोड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर उसको उनको थोड़े और बड़े खाते हैं, जैसे पंछी वगैरह, फिर उनको कुछ कोई और खा लेता है, ठीक है। इसमें यही है, ये वेस्ट से शुरू होती है, जिनको कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर उन कीड़े मकोड़ों को थोड़े बड़े और कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको थोड़े और बड़े जानवर खा लेते हैं, ठीक है। ये वहाँ से शुरू होती है, ये ऐसे चलती है, ये वाली डेट्राइटस फूड चेन। और अब हम
अब हम ये पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। ये भी फंक्शन है इकोसिस्टम का, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पता है आपको कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है बायोमास प्रोडक्शन। जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमास होता है, ऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट होता है वो प्रोड्यूस वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो बायोमास लिखा है, बॉडी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका यूनिट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, ग्राम्स या किलो कैलोरीज, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। अब देखो, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये होती है जो भी प्रोड्यूसर होते हैं ना, प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, वो सनलाइट कैप्चर करते हैं अपने में, मतलब उनको यूज़ करते हैं सनलाइट को, प्रोड्यूसर्स। बस उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। द रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का ये मतलब है कि रेट ऑफ एसिमिलेशन बाय कंज्यूमर्स। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ एसिमिलेशन बाय कंज्यूमर्स। और ये टर्म भी याद रखना, ग्रॉस या टोटल जो बोलती है, या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद ना ये देखना आप, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, क्या होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है, देखो जब भी नेट मतलब आए ना, जब भी नेट आए ना पीछे, इसका ये मतलब है कि उस आगे वाले टर्म से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है। जैसे ग्रॉस इनकम होती है, उसमें से टैक्स कटता है तो हम नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है। जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, जो ओवरऑल सैलरी उसको 50,000 नहीं मिलेगी, उसमें से थोड़ा कटेगा टैक्स। उसका 6 लाख बनता है, 6 लाख में से कुछ टैक्स होगा 5%, ठीक है। तो 6 लाख में से वो कुछ टैक्स कटेगा, और जो सैलरी होगी वो होगी नेट। वैसे ही होता है, वैसे ही है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नेट देखना हमने। अब ये देखना कि इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या निकल रहा है इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, यानी कि जो हमने ये ऊपर पढ़ा, जो भी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ से क्या निकल रहा है, ठीक है। ये लिखा है, देखो निकल रहा है ये रेट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर इन रेस्पिरेशन। जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है ना, उस एनर्जी को हमने माइनस करना है, तब जाके हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो वो जो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने पढ़ा था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हमने कहा था कि रेट, वो रेट जब प्रोड्यूसर सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि सिंपल सा है, अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। ये भी है 2 टाइप्स की, ग्रॉस यानी कि टोटल कितनी सनलाइट कैप्चर हो रही है, ठीक है, टोटल सनलाइट कितनी कैप्चर हो रही है, ठीक है। और ये है दूसरी नेट, यानी कि जो भी कैप्चर हो रही है उसमें से कुछ यूज़ कर रहा होगा, कुछ हमने माइनस करना है। वो ये है कि जो भी एनर्जी यूटिलाइज करती है क्या, प्रोड्यूसर इन रेस्पिरेशन। प्रोड्यूसर भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी भी लाइफ है, हम ऐसे बोलते हैं, कोई काम है, उसके लिए जो एनर्जी यूज़ होती है ना,
उसको माइनस करेंगे हम, तो बनेगी हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसके बाद हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी का मतलब है रेट ऑफ एसिमिलेशन बाय कंज्यूमर्स। एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्प्शन, जो भी कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना एनर्जी को। ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ये प्लांट्स हैं यहाँ पे, पूरे इस लेवल पे प्लांट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी ली इन्होंने लेटर से 100 यूनिट्स की। ठीक है, इन प्लांट्स को खाया ऊपर कंज्यूमर ने, हर्बीवोर ने लेटर से। ठीक है, इन्होंने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये 100। ठीक है, उसमें से कुछ यूज़ की इन्होंने अपनी नीड के लिए, लेटर से 10 यूज़ की इन्होंने। ठीक है, 10 बची इनके पास 90। ये होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल, और ये होगी नेट, 90 होगी नेट। अब इन प्लांट्स को कंज्यूम किया हर्बीवोर्स ने। ठीक है, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ओनली 10% एनर्जी जाएगी हर्बीवोर में, यानी कि 90 का 10 कितना हुआ, 9 बची है इनके पास एनर्जी। ठीक है, ठीक है, अब इस एनर्जी, ये जो 9 मिली ना एनर्जी इनको, इसमें से भी कुछ एनर्जी ऐसी वेस्ट होगी, और कुछ जो एनर्जी है ना वो इनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर जाएगी। ठीक है, जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ना उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब करेगी उसी से ही बायोमास बनेगा। हमने ऊपर पढ़ा था ना क्या, बायोमास ये वाला, वो ही उनकी बॉडी में घुस जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी या साइज इंक्रीज करेगी। ठीक है, आई होप कि ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो गया होगा आपको अभी ये। ठीक है, देखो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये पढ़ लेना आपको। ठीक है, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे थोड़ी कम। और ये देखो ये भी है टोटल बायोमास, ये बायोमास डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हमने। ओशन में सबसे ज़्यादा बायोमास बनता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स में, इनको सवाना भी बोलते हैं, सवाना है SAVANNA, सवाना भी बोलते हैं। फिर टाइगा फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट ग्रास लैंड्स। ठीक है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर है। देखो लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वाटिक दोनों इकोसिस्टम्स लिए हमने। ठीक है, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है। ठीक है, और सबसे कम देख लेना, क्योंकि ऐसा JKSB में हार्डली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस अपने नॉलेज के लिए ये वाला। और अब देखेंगे हम, देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम डेजर्ट्स में है, टुंड्रा ग्रासलैंड्स में सबसे ये उससे कम है। ठीक है, ये भी पहले 2 याद रख लो और लास्ट के 2 याद रख लेना आप, बीच वाले अपने नॉलेज के लिए सिर्फ। वैसे एक्वाटिक सिस्टम में, एक्वाटिक में एस्चुरीज, स्वाम्प्स, मार्शेस, इसमें सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, इसमें लेक स्ट्रीम्स भी आते हैं। ठीक है, लेक्स और स्ट्रीम्स, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद ओपन ओशन। ये पूरी याद रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी याद रख लेना आप। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स सिर्फ क्या होता है कि
हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी हमारे इकोसिस्टम में फीडिंग हैबिट्स होती हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की, उन फीडिंग हैबिट को हमने बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड, क्योंकि पैरामिड की शेप में आता है, पैरामिड की शेप में बन जाता है, इसीलिए इसको पैरामिड्स बोलते हैं, इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ये 3 टाइप्स का होता है, नंबर, बायोमास और एनर्जी। सबसे पहले नंबर देखते हैं हम। मतलब हमने ये देखना है कि पहले ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। वैसे ही हमने बिल्कुल टॉप तक ले जाना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमने, वो कैसे है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के हैं। एक तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड हमने जो पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पे ये वाला ग्रेजिंग फूड चेन वाला, अब यहाँ पे हमने देखना है। देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसे बनता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं बीच सबसे नीचे, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स, बहुत नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स स्मॉल नंबर ऑफ हर्बीवोर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाते हैं, ये इनका नंबर कम होता है प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में। वैसे हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको टॉप कार्निवोर को हम एपेक्स प्रीडेटर भी बोलते हैं, ठीक है। एपेक्स प्रीडेटर नॉर्मली ये लायन होता है, ठीक है। लायन, ईगल भी होती है, ठीक है। नॉर्मली लायन ईगल आते हैं एपेक्स प्रीडेटर में, ठीक है। अब देखो कैसे बने, पिरामिड की शेप में बने ना, बस इसीलिए हमने इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोला है हमने, क्योंकि पिरामिड की शेप में आता है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो है ना नंबर, ये है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर क्योंकि प्रोड्यूसर है ये वाला लेवल, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हो गए, क्योंकि नंबर ज़्यादा ना इसलिए हमने ज़्यादा हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड किया है इसको, ठीक है। आप खुद देख लो, आप सब्ज़ी खाते हो तो बहुत सारी सब्जियां खाते हो, तब जाके एक बंदा सपोर्ट होता है, एक बंदे का पेट भरता है। इसका मतलब बहुत सारे पेड़ खाओगे तो एक बंदा सपोर्ट करेगा। वैसे ही नेचर में देखो घास होता है, पूरे एरिया में घास होगा तब जाके 500-600 या फिर 200-400 जितनी भी भेड़े या फिर जो भी हर्बीवोर है वो सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हर्बीवोर का नंबर हमेशा कम होगा प्रोड्यूसर्स से, और कार्निवोर का उनसे भी कम होगा। इसको एक और वे में भी देख सकते हो आप, देखो प्रोड्यूसर्स 100, ये देखो प्रोड्यूसर ने 100 एनर्जी कैप्चर की, 100 एनर्जी कैप्चर की है सनलाइट से, ठीक है। और लॉ क्या बोलता है, सिर्फ 10% एनर्जी ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। तो क्योंकि कम एनर्जी जा रही है ना, इसलिए ऑब्वियसली कम ऑर्गेनिज्म ही सपोर्ट होंगे दूसरे लेवल पे। अब यहाँ से भी 10% एनर्जी जा रही है, इसलिए ऊपर वाले पे भी कम ऑर्गेनिज्म सपोर्ट होंगे। इसका 10% 1 होगा, फिर इसका 10% सिर्फ 0.1 होगा, ठीक है। देखो 0.1 को ज़िंदा रहने के लिए ना 100 यूनिट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा और हमेशा पिरामिड की शेप में बनता है, नीचे हमेशा ज़्यादा होगा और ऊपर कम होगा, ठीक है। एग्जैक्टली अब हम अब हम ये देखेंगे, ये वाला पैरासिटिक, जो भी पैरासिटिक फूड चेन होती है, जो पैरासिटिक फूड चेन होती है ना, अब आप देखो कि कोई भी जानवर ले लो, आप गाय ले लो, ठीक है। गाय के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं जो उसका खून चूसते रहते हैं, माइट्स बोलते हैं, पता नहीं टिक्स बोलते हैं। उन टिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस होंगे छोटे मोटे, जो उनका खून चूसेंगे और उनके खून पे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जैसे ये टिक्स जानवरों के ब्लड पे सर्वाइव करता है, ठीक है। अब इसी को पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहला लेवल कोई भी जानवर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल टिक्स का होगा, ये हमेशा ज़्यादा नंबर होगा,
इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये देखो जानवर ऐसे, इसके ऊपर टिक्स आ गए, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। नॉर्मल विजुअलाइज करो, किसी भी जानवर के ऊपर एक टिक तो नहीं होगा, ज़्यादा इसके ऊपर पैरासाइट्स होंगे बहुत सारे। कभी कान में होते हैं, पूरे स्किन पे चिपके हुए होते हैं, खून चूस रहे होते हैं। वैसे इन टिक्स के अंदर भी, हर एक के अंदर भी एक से ज़्यादा होगा, तो हमेशा नंबर ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बना, उल्टा पिरामिड बन गया ना हमारे पास। बस एग्जैक्टली इसलिए हमने इसको बोला इन्वर्टेड शेप में बनता है पिरामिड। ये पैरासिटिक फूड चेन वाला, ठीक है। अब हम होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बनाया। ध्यान रखना कि हमने इसमें नंबर्स देखने, नंबर्स, और इसमें बायोमास देखना है। बायोमास कितना, ड्राई वेट, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है हर लेवल पे। इसमें हर लेवल पे नंबर देख रहे थे हम, इसमें हर लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर देखना है, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे ये जो है ना एक्वाटिक फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। एक्वाटिक फूड चेन में ना बायोमास उल्टा आता है। ये पता कैसे होता है, देखो सबसे पहले एक्वाटिक फूड चेन में फोटोप्लैंक्टन होते हैं, फोटोप्लैंक्टन, ठीक है। जो जैसे जो ज़मीन पे पेड़ पौधे करते हैं वैसे ही पानी में भी कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनको फोटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फोटोप्लैंक्टन जो एनर्जी कैप्चर करके खाना बनाते हैं। उसके ऊपर इन फोटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं, जू प्लैंक्टन बोलते हैं, जू प्लैंक्टन, KT1 प्लैंक्टन। इन जू प्लैंक्टन का ना बायोमास ज़्यादा होता है इनके कंपैरिजन में। हम बायोमास कंपेयर कर रहे हैं इसमें, नंबर नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम। नंबर भले इसका ज़्यादा होगा लेकिन बायोमास इसका ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम पिरामिड बना रहे हैं। इसको स्मॉल फिशेस कंज्यूम करती हैं, स्मॉल फिशेस को फिर बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो ये भी इन्वर्टेड शेप में आ जाता है, ऐसे शेप में, एक्वाटिक फूड चेन वाला पिरामिड, ठीक है। और जो नॉर्मल फूड चेन है ना, ग्रासलैंड फूड चेन वाला, इसका पिरामिड ऐसे बनता है। प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, फिर हर्बीवोर थोड़े कम होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है जैसे इसका बनता है, नंबर का बनता है। जैसे पिरामिड नंबर का अपराइट बनता है, वैसे ही बायोमास का भी सेम बनता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम का उल्टा बनता है बायोमास, ठीक है, बायोमास वाला पिरामिड। अब एनर्जी देखेंगे। एनर्जी पिरामिड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा और हमेशा हमेशा अपराइट बनता है। क्योंकि हमारे पास वो लॉ है जो ये बोलता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी तो हमेशा और हमेशा 10% ही होगी। तो एनर्जी अगर यहाँ पे 100 है तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हमेशा 10 होगी और यहाँ पे 1 होगी। तो हमेशा और हमेशा पिरामिड अपराइट ही बनता है। मतलब जब भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी हमेशा और हमेशा एनर्जी कम ही होगी, इसका ही मतलब है। अगर हम एक्वाटिक भी ले लें, यानी कि जू प्लैंक्टन हो, यहाँ पे सबसे पहले जू प्लैंक्टन, ये एनर्जी हमेशा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। उसके बाद फोटो प्लैंक्टन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जू प्लैंक्टन, उससे कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे। फिर उसको जो स्मॉल फिशेस खाएंगे उससे कम, फिर थोड़े लार्ज फिशेस खाएंगे उससे कम। तो हमेशा और हमेशा अपराइट बनेगा इसका, ठीक। तो बस इतना ही बच्चों। आज हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन कैसे होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे हम। जो भी रॉ मटेरियल बनता है ना, डेट्राइटस वगैरह जो भी है, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे आज हम। डिकम्पोजिशन कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है।
डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ये होता है डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन, ठीक है। सबसे पहले जो भी डेड प्लांट्स जो भी हैं, या डेट्राइटस पढ़ते हैं आप, ठीक है। डेट्राइटस का मतलब होता है जो भी डेड प्लांट्स होंगे, लीव्स होंगे, बार्क, फ्लावर एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी ये होगा ना, या फिर एनिमल्स, जो भी डेड एनिमल्स, या फीकल मैटर, या जो भी फीकल मैटर होगा इसका, ये सब मिला के ना डेट्राइटस बनाता है, ठीक है। ये सब मिला के डेट्राइटस बनाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेट्राइटस जो है ना, ये रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है। डिकम्पोजिशन इस पे एक्ट करता है, डेट्राइटस पे, ठीक है। और जो भी प्रोसेस डिकम्पोजिशन के होते हैं, स्टेप्स, उसमें पहले आता है, वो स्टेप्स दिखाता हूँ मैं, स्टेप्स। फ्रेगमेंटेशन, पहले फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये सारे स्टेप्स आते हैं हमारे डिकम्पोजिशन में, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने में ये सारे स्टेप्स बीच में आते हैं, ठीक है। जो डेट्रीवोर के बारे में पढ़ाता हूँ मैं। डेट्रीवोर जो होते हैं, जो डेट्राइटस पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है अर्थवॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्रीवोर है ये। इसको तोड़ता है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला, ये फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद लीचिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लीचिंग पता क्या होती है? जो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये पता क्या करते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ये वाटर में मिक्स होते हैं, ये वाटर है इसमें मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल है, मिक्स हो जाएगा। तो पानी, क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर घुस जाता है ना, तो ये भी वहाँ उन पानी के साथ ही अंदर घुस जाएंगे। फाइनली ये क्या, ज़मीन के अंदर कहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे ज़मीन के बहुत अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का ज़मीन के अंदर जाना और फिर प्रेसिपिटेट हो जाना, इसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। ये हो गया लीचिंग। अब हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगस, ये डेट्राइटस जो बचा हमारे पास, उस पर एक्ट करते हैं, उसको सड़ाते हैं, ठीक है, और सिंपल बनाते हैं, ठीक है, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बनाते हैं इसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है।
और ये ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगी और फिर कैटाबॉलिज्म होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक ही साथ तीनों स्टेप होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही साथ ये तीनों चीज़ें होती जाएंगी हमारे पास, ठीक है। देखो उस इन सब के बाद पता क्या होता है, इन सब के बाद एक बहुत ही डार्क कलर का सब्सटेंस बचता है पीछे, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। होमिफिकेशन, ठीक है। इसी को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस का बनना, एक डार्क कलर सब्सटेंस का बनना बहुत चीज़ों के एक्ट होने के बाद, ठीक है। देखो बच्चों, ह्यूमिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ये जो डार्क कलर सब्सटेंस है ना, इसका कलेक्ट होना ह्यूमस की फॉर्म में, ठीक है। ये जो ह्यूमस होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ना माइक्रोबल रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम माइक्रोब्स इस पे एक्ट नहीं करते हैं, रेजिस्टेंट होता है, ये सड़ता नहीं है, बहुत स्लो सड़ता है, बहुत डिकम्पोज होता है बहुत स्लोली, बहुत कम माइक्रोब्स इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशन होता है इसमें, न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है ना, ये जो ह्यूमस है, ये जो प्रोसेस होता है, इससे ह्यूमस से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है ये, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मली जो डिकम्पोजिशन है ना, ये बहुत, इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की नीड होती है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये पढ़ लिया हमने डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं डिकम्पोजिशन को। देखो ये क्या है, ये प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये पूरा, ठीक है। और डेट्राइटस जो भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं, लीव्स, बार्क, फ्लावर, जो भी या फीकल मैटर जो भी है ना, ये जो मटेरियल्स, इसको बोलते हैं डेट्राइटस। इस पे डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, इस पे डिकम्पोजिशन होती है। और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। जो डेट्राइटस के ऊपर एक्ट करते हैं जो कीड़े या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं डेट्रीवोर। मेन एग्जांपल है अर्थवॉर्म। ये डेट्राइटस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ये छोटे पीसेस में तोड़ना, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, तो पानी में वो मिक्स हो जाते हैं, और पानी के साथ साथ वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, और एंड पे वहाँ पे ही प्रेसिपिटेशन हो जाती है उनकी, ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो बहुत अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। और फिर जो बचा हुआ होता है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया, फंगस एक्ट करते हैं और उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन आता है उसके बाद। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, इनके बाद एक डार्क कलर का ह्यूमस क्रिएट हो जाता है, और सड़ने के बाद, सिंपल लैंग्वेज में सड़ना बोलते हैं, सड़ने के बाद एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है, ठीक है। वो तो होता है न्यूट्रिएंट रिच बहुत ज़्यादा, लेकिन
बहुत स्लोली डिकम्पोजिशन होती है उसकी, क्योंकि क्योंकि जो डिकम्पोज हो सकते हैं वो ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए बहुत कम माइक्रोब उस पर एक्ट कर पाते हैं और स्लोली डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। और एंड पे जो मिनरलाइजेशन है, इसका ये मतलब है कि जब भी स्लो डिकम्पोजिशन होके जो फाइनल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अलग हो जाना या फिर उनमें कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन रिच प्रोसेस है, ऑक्सीजन चाहिए इस डिकम्पोजिशन के लिए। चलो, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है। देखो, आज हम एक्लॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखो, वो पढ़ रहे हैं हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये वाला। उसमें हमने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, फूड चेन भी पढ़ा, कैसे न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, प्रोडक्टिविटी पढ़ ली हमने, उसके बाद पैरामिड्स भी पढ़ ली हमने। अब आएगा एक्लॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन होना, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना, या एक जगह से दूसरे जगह, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ऐसा ये होता है सक्सेशन। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो अगर कोई भी बैरन लैंड होगी ना, सबसे पहले याद रखो, कोई भी बैरन लैंड होगी ना यहाँ पे कहीं पे भी, तो उस पर थोड़ी सी वेजिटेशन आएगी, फिर वो ख़त्म होगी, फिर थोड़ी सी अलग टाइप की वेजिटेशन आएगी, फिर ख़त्म होगी, फिर आएगी, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम पे एक स्टेबल कम्युनिटी, मतलब ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, पौधों की एस्टेब्लिश हो जाएगी। मतलब बैरन लैंड से एक स्टेबल कम्युनिटी एस्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लगता है, बीच में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्लॉजिकल सक्सेशन, यानी कि बैरन लैंड से एक स्टेबल कम्युनिटी तक का सफ़र। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्लॉजिकल सक्सेशन। अब जो पहले आती है ना, पहली बैरन लैंड में जो पहले कम्युनिटी आती है, उसको बोलते हैं पॉइनियर स्टेज या पॉइनियर स्पीशीज़ जो भी आती हैं, यानी कि जो शुरुआत करती हैं, इसका ही मतलब होता है पॉइनियर का, जो शुरुआत करती हैं। ठीक, और जो लास्ट पे आती है, जो स्टेबल कम्युनिटी होती है, जो लास्ट पे आती है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, जो उन दोनों के बीच की होती है, जो आती हैं फिर चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज़, या इनको SARE भी बोलते हैं, सीरी या सीरीज़, ऐसे SERES। ठीक है, इनको ये भी बोलते हैं। देखो, अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स हैं। तो प्राइमरी एक्लॉजिकल सक्सेशन होता है। ठीक है, देखो फ्रेडरिक ने दिया था प्राइमरी एक्लॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन को। इसमें ये बोला कि अगर टोटली अनइनहेबिटेड प्लेस में सक्सेशन हो ना, जो अपने ऊपर पड़ा, ये प्रोसेस हो, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्लॉजिकल सक्सेशन। अगर बिल्कुल अनइनहेबिटेड नहीं है, यहाँ पे पहले भी कोई कम्युनिटीज एस्टेब्लिश करती थी और वो किसी नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा डिस्ट्रॉय होती हैं, उसके बाद जो आती हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्लॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ये वाली सेकेंडरी एक्लॉजिकल सक्सेशन लिखा है। प्रीवियस हैबिटेशन डिस्ट्रॉय बाय नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि हैबिटेशन थी पहले, लेकिन किसी नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, नॉर्मली सक्सेशन के ना 5 स्टेजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। पहले न्यूडेशन होती है, पहले साइट बन जाती है। ठीक है, जैसे बैरन लैंड बोला मैंने, बैरन लैंड पहले साइट बनेगी, उसको बोलते हैं न्यूडेशन। फिर होता है माइग्रेशन में क्या बोला, जो पहला सीड आता है साइट पे। ठीक है, या जैसे मैंने बोला ऊपर, सीरियल कम्युनिटी, पॉइनियर कम्युनिटीज़। ठीक है, शुरुआत होना, ये होता है माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक्सेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और
देखो जो भी सीड है उनको उनका फलना फूलना, जर्मिनेट होना और ग्रो करना, इसको बोलते हैं एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद रिएक्शन होगा। रिएक्शन ये होगा कि जब वहाँ रहेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे वहाँ के एनवायरनमेंट से और एक दूसरे से compete भी करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, वो होता है रिएक्शन। और फाइनली लास्ट पे आता है स्टेबलाइजेशन। जब फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, ये होती है स्टेबलाइजेशन। देखो जो हमने एक्लॉजिकल सक्सेशन पढ़ा हुआ था, एक्लॉजिकल सक्सेशन, उसमें 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं आपने। पहले हाइड्राक सक्सेशन। हाइड्राक सक्सेशन का ये मतलब होता है जब भी प्लांट्स की सक्सेशन वेट एरियाज से, ठीक है, वेरी वेट एरियाज, वहाँ से म्यूजिक कंडीशन में हो, MESIC। और म्यूजिक कंडीशन का मतलब होता है मीडियम वेट कंडीशन, ठीक है, समझ गए। वेरी वेट से म्यूजिक कंडीशन में सक्सेशन हो, ठीक है, सक्सेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्राक। हमसे ही पता चल रहा है हाइड्रा मतलब पानी। वैसे ही दूसरा है हमारे पास जीराक सक्सेशन, XERARCH। इसका ये मतलब है जब भी प्लांट की सक्सेशन कहाँ से होती है, वेरी ड्राई एरियाज, ठीक है, यहाँ से वेरी ड्राई एरिया से म्यूज़िक में हो, फिर से म्यूज़िक में, ठीक है। म्यूज़िक का मतलब मीडियम वेट कंडीशन, इसको बोलते हैं जीराक सक्सेशन, ठीक है। ध्यान रहे इन दोनों सक्सेशनों में स्टेबल कम्युनिटी म्यूजिक कंडीशन ही बन रही है, ठीक है, मीडियम वेट कंडीशन। लेकिन हाइड्राक में वेरी वेट से शुरू हो रही है और जीराक में वेरी ड्राई से, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम इकोटोन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोटोन का मतलब सिर्फ वो रीजन होता है जो दो इकोसिस्टम्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। इन शॉर्ट में देखो, इमेजिन करो, ये एग्जांपल ली मैंने फॉरेस्ट और ग्रासलैंड की। यहाँ फॉरेस्ट है, ये पेड़ हैं इतने बड़े बड़े पेड़, और यहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक है। तो जो इनकी बाउंड्री है ना, तो इसमें ऐसे होंगे कि छोटे छोटे से पेड़ होंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, तो फिर आस्ते से ट्रांजिशन होगा ग्रासलैंड की तरफ, ठीक है। इनके यहाँ पे ग्रासलैंड होगा, फिर हल्के हल्के से पेड़ होंगे, फिर आस्ता आस्ता बहुत बड़े बड़े, मतलब पूरा फॉरेस्ट आ जाएगा। अब ये देखो, ये फॉरेस्ट है और ये ग्रासलैंड पूरा, लेकिन ये जो बीच का रीजन है ना, जहाँ पे पेड़ भी हैं छोटे मोटे और ग्रास भी हैं, तो ना ही ये पूरा फॉरेस्ट है और ना ही ग्रासलैंड। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट की चीज़ें भी हैं और ग्रासलैंड की भी चीज़ें, ग्रासलैंड के भी ऑर्गेनिजम्स या कंपोनेंट्स हैं। तो इस रीजन को बोलते हैं हम इकोटोन, ठीक है। वो ट्रांजिशन पॉइंट दो इकोसिस्टम का, वो होता है इकोटोन, ठीक है। एक परफेक्ट और एग्जांपल है, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखा मैंने, देखो जो ये है, ये बाउंड्री, यहाँ पे समुंदर है। अगर आप सुंदरबन में जाओगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो ये है ऐसे ऐसे बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है। तो ऐसा होता है कि जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, इकोटोन रीजन आता है ना, तो पेड़ हल्के हल्के चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। और एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे पानी भी होता है, साल्टी वाटर, और पेड़ भी होते हैं घने वहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन जो होगा ना, जहाँ पे दो इकोसिस्टम कंबाइन कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाला, इस एग्जांपल में फॉरेस्ट और एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो कंबाइन कर रहे हैं जहाँ पे, और वहाँ पे फॉरेस्ट की चीज़ें भी हैं और एक्वाटिक चीज़ें भी होंगी वहाँ पे। तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम इकोटोन, ठीक है। समझ गए?
अब हम अब हम देखेंगे, ये देखो जो भी ये इकोटोन है ना, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की चीज़ें होंगी, इसीलिए जो भी इकोटोन होता है ना, इकोटोन, वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा होती है स्पीशीज़ की और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। वैरायटी भी ज़्यादा होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ दोनों टाइप की वेजिटेशंस या फिर चीज़ें पनपती हैं या फिर थ्राइव करती हैं, इसलिए वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा होती है और डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोसेस, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट, वैरायटी और डेंसिटी ज़्यादा होना उस ट्रांजिशन पीरियड में या इकोटोन में, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो भी स्पीशीज़ होती है यहाँ पे इकोटोन में, उसको बोलते हैं एज स्पीशीज़। ठीक है, टर्म है एज स्पीशीज़ की। ठीक है, ये समझ आ गया। और हम, हाँ, इकोलॉजिकल नीश, ये भी एग्जांपल। नीश का मतलब ये होता है कि सबसे अलग। नीश का ऐसे एग्जांपल होता है जो सबसे अलग हो, किसी को कॉपी ना किया हो। वैसे ही इकोलॉजी में नीश का ये मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसका रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट से ना अलग होगा, दूसरों से हमेशा अलग होगा। हर ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो भी एनवायरनमेंट से होगा ना, वो अलग होगा। उसको बोलते हैं फंक्शनल रोल। जो भी फंक्शन से परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या स्पेस, या जो स्पेशियल जहाँ चलता फिरता आगे पीछे, जो भी स्पेशल फंक्शन होता है या जो फंक्शनल रोल होता है, वो अलग होता है हर एक अदर इंडिविजुअल से या फिर ऑर्गेनिज्म से। इसलिए उसको बोलते हैं हम उसका इकोलॉजिकल नीश, यानी कि इकोलॉजिकल नीश ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, जहाँ पे वो रहता है उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो भी होंगे, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ प्लस रिलेशनशिप। ठीक है, और ये हमेशा और हमेशा दूसरों से अलग होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको नीश बोलते हैं। नीश, नीश का मतलब ही होता है अलग होना, कोई कॉपी नहीं करना। ठीक है। और ये ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो टेबल बनाया है मैंने। देखो इसमें ये लिखा है कि सबसे पहले पैरासाइट देखते हैं। पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीशीज़ का नुकसान होता है। ठीक है, पैरासाइट में, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा है हमने और इसको नेगेटिव लिख दिया। एग्जैक्टली सेम चीज़ होती प्रीडेशन में। प्रीडेटर, पता है प्रीडेटर मतलब जो बड़ा जानवर दूसरे छोटे जानवरों को खाता है, वो होता है प्रीडेशन। उसमें भी बड़े जानवर का फ़ायदा और छोटे का नुकसान, जिसका लॉस हो रहा है। अब ये कंपटीशन में दो स्पीशीज़ होंगी, वो एक रिसोर्स के लिए compete करेंगी, इसलिए दोनों का थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा, इसलिए दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, क्योंकि compete कर रही हूँ। अगर दूसरी नहीं होती तो एक को सारे रिसोर्सेज मिल जाते, अगर दूसरी नहीं होती तो दूसरे को सारे रिसोर्सेज मिल जाते, क्योंकि अब दोनों हैं वहाँ और दोनों compete कर रही हैं एक दूसरे से, इसलिए दोनों का नुकसान हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इस कंपटीशन का बिल्कुल उल्टा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का ये मतलब है कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए दोनों को पॉजिटिव से हमने दिखाया है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं दो स्पीशीज़ की, उन दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, ये दो, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब है कि एक स्पीशीज़ का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उसका फ़ायदा है ना नुकसान है। वैसे एमेंसलिज्म का एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। मैंने सेंट्रल पार्क ये ट्रिक बनाई थी, सेंट्रल पार्क। ठीक है, मतलब कमेंसलिज्म का पॉजिटिव होगा और दूसरे का ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ठीक है, सिर्फ सीपी से ही मुझे याद रह गए थे दोनों, तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये तो आप भी ऐसे ही याद रखना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। डाइवर्सिटी किसकी, बायो की, यानी कि लाइफ की। इन शॉर्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी टांसले ने दी थी हमें। डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है, जीन्स या स्पीशीज़ दोनों हैं। ठीक है, जीन्स स्पीशीज़ और इकोसिस्टम की भी है।
जीन्स का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज़। यहाँ पे एक रीजन में कितनी स्पीशीज़ हैं और बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में कितनी है डाइवर्सिटी है। वैसे स्पीशीज़ इवननेस एक टर्म है या इक्विटेबिलिटी, इसका ये मतलब है कि अबंडेंस, किसी भी एरिया में कोई स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इवननेस या इक्विटेबिलिटी। और मेजरमेंट ये विटेकर ने दी थी, ठीक है, विटेकर का नॉमेनक्लेचर है, उसने अल्फ़ा बीटा और गामा डाइवर्सिटी टर्म्स दी थी। अल्फ़ा का मतलब है एक कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज़ हैं, बीटा का मतलब है कि दो कम्युनिटीज़ में कितनी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी विद इन टू कम्युनिटीज़। और गामा का मतलब है टोटल इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी, ठीक है, पूरे लैंडस्केप या इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है। देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस कैसे होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसे हम लूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है नेचुरल, जो नेचुरल रेट है ना वो 0.1 से 1 के बीच में पर ईयर, ठीक है। और मेजर एक्सटिंक्शन, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है उस रीजन की सारी बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाती है, ठीक है, ये नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथ्रोपोजेनिक, इसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से लॉस हो रहा है, यूजुअली ये 1000 गुना ज़्यादा, नेचुरल से 1000 गुना ज़्यादा, ठीक है। और ये पॉइंट है, ठीक है, एक इंडेक्स बनाया हुआ है WWF वालों ने, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी अबंडेंस मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो रीज़न क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है एलियन स्पीशीज़, दूसरा है कीटोन स्पीशीज़, ठीक है। एलियन स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, नाम से एलियन का मतलब होता है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड कोई भी चीज़ हो जिसको हम जानते नहीं हैं, वो होता है एलियन। अब देखो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ जो होती हैं ना, जो इन्वेजन करती है, नाम से पता चल रहा है इन्वेजन, या इन शॉर्ट में जो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। इमेजिन करो कि अफ्रीका किसी जंगलों में एक ऐसी स्पीशीज़ है जो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, तो उसको कोई वहाँ से जम्मू में लाए, तो ऐसा करेगी कि जहाँ पे उसको लगाया जाएगा ना, सबसे पहले वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स लेगी और खुद ग्रो करेगी। जो उसके साथ वाली दूसरी प्रजाति होंगी ना पेड़ों की, वो ना ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं उनको, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है ना इन्वेजिव स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़, ठीक है, क्योंकि ये जम्मू की थी ही नहीं, ये कहीं और से लाई है हमने, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेगी, खुद ग्रो करेगी बहुत ज़्यादा, और दूसरे मर जाएंगे। ये है एक पहला लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीज़न है ये पहला। इसमें एग्जांपल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलियन स्पीशीज, वो है हाइकैंथिया। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये ऐसा करता है कि ये पानी के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, वीड इतनी ज़्यादा ग्रो करती है कि पूरी वाटर बॉडी कवर हो जाती है, पूरी वाटर बॉडी पूरी कवर हो जाती है इससे बहुत जल्दी। उस वजह से सनलाइट अंदर नहीं पहुंचती, छोटे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो जब छोटे मरेंगे तो बड़ी बड़ी फिशेस भी मर जाती हैं, तो बहुत बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है इस वजह से। ये हाइकैंथिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाइकैंथिया याद रखना। दूसरा है कीटोन स्पीशीज़, ठीक है। अब कीटोन का मतलब क्या है, कीटोन स्पीशीज़ है दूसरा रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। कीटोन का ये मतलब है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं ना जिन पे बहुत सारी छोटे छोटे जानवर स्पीशीज़ डिपेंड करती हैं उन पे, ठीक है। अगर वो मर गई ना, वो स्पीशीज़ लॉस होगी किसी इकोसिस्टम से, तो जो उन पे डिपेंड करती थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अफ्रीकन एलिफेंट। ये अफ्रीकन एलिफेंट जब अफ्रीका के घास में चलता है तो रास्ता बनाता है, वो रास्ते को दूसरे छोटे जानवर यूज़ करते हैं। ये जो एलिफेंट गोबर इसके गोबर में भी बहुत सारे बीटल्स और बहुत सारे जानवर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस अफ्रीकन एलिफेंट पे बहुत सारी छोटी स्पीशीज़ डिपेंड करती हैं। तो यही है अफ्रीका के लिए
कीटोन स्पीशीज़, अगर ये मर गई तो वो सारी छोटी छोटी स्पीशीज़ भी मर जाएंगी, ठीक है। कीटोन स्पीशीज़ हो गया। अब इंडिकेटर स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़ का क्या मतलब है, ये नाम से पता चल रही है कुछ दिखा रही है हमारे, इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और क्या दिखा रही है, देखो जो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ गया ना तो इनमें भी चेंज आ जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकन एल्गा और फंजे का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी हमने म्यूचुअलिज्म पहले पढ़ा था जहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है, ये लाइकन उसकी भी एग्जांपल बन सकती है, ठीक है। एल्गा है जो वो फोटोसिंथेसिस करता है, फंगाई को खाना देता है, और जो फंगाई है ना वो प्रोटेक्ट करती है और पानी और प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पानी भी देती है और प्रोटेक्ट भी करती है इसको, एल्गी को। तो इसलिए दोनों का फ़ायदा होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हम होता है लाइकन्स। और जब ये लाइकन्स में फोटोसिंथेसिस होती है ना अच्छे तरीके से, तो इनका कलर बहुत डार्क बन जाता है, डार्क ग्रीन, ठीक है। अगर हवा में पोल्यूशन हो ना, हवा में भी पोल्यूशन भी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है, लाइकन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत सेंसिटिव है। ये होगा तो इसमें ना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये डार्क नहीं रहेंगे, पेल हो जाएंगे, पेल। उसको हम ब्लीचिंग भी बोलते हैं, ब्लीचिंग, यानी कि बहुत पेल कलर हो जाएगा इनका, इवन मर भी सकते हैं ये लाइकन्स वगैरह, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या पढ़ रहे थे, इंडिकेटर स्पीसीज। अगर किसी जगह पे हमारे पास लाइकन्स पेल कलर में मिल गए, इसका समझ जाना वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में कुछ भी डिफॉर्मिटी आती है, अगर वाटर में पोल्यूशन होगा ना तो फ्रॉग्स की स्किन खराब हो जाएगी उनकी, उसमें उनमें डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो अगर फ्रॉग्स में कहीं पे डिफॉर्मिटी है, इसका समझ जाना कि वहाँ पे पानी में पोल्यूशन है, मतलब फ्रॉग ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पानी में पोल्यूशन है। और एंडेमिक स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईस्टर्न घाट्स में रेड सैंडर्स, वेस्टर्न घाट्स में मकाऊ लाइन टेल्ड, नीलगिरी टर और नीलगिरी लंगूर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये दूसरे फाउंडेशन स्पीशीज़, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी हैबिटेट के बनने का। कोरल है, जब भी आप आगे कोरल रीफ पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कोरल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। अब यह है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे बचाते हैं बायोडाइवर्सिटी को। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सूटू एंड एक्स सूटू, इनसे ही पता चल रहा है अंदर, मतलब जहाँ पे भी कोई जानवर या पेड़ पौधा है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है उसका, अगर हम वहाँ पे ही उसको बचाएं तो उसको बोलते हैं इंसिटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसमें, जैसे नेशनल पार्क बने होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बने होते हैं, सेक्रेड ग्रुप भी बने होते हैं, ये सारे प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। इसको बोलेंगे इंसिटू, मतलब जो पेड़ या जानवर उस एरिया में आता है वो अपने आप प्रोटेक्ट होगा उसी जगह पे, ठीक है। एक्सोटू का मतलब ये है कि कहीं बाहर जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से निकाल के कहीं और दूसरी जगह पे प्रोटेक्ट किया गया, जैसे बोटेनिकल गार्डन या जोलॉजिकल गार्डन में होता है, ठीक है। जैसे जंगल में कोई इंपॉर्टेंट हर्ब होती है उसको वहाँ से निकाल के किसी बोटेनिकल गार्डन में लगा दिया जाए, उसको बोलेंगे एक्सोटू कंजर्वेशन, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव ऐसे होते हैं कि जंगलों को ना बहुत पवित्र स्थान दिया गया है, स्थान दिया जाए, उनको पूजा जाए, वो होते हैं सेक्रेड ग्रोव, ठीक है। बहुत सारे सेक्रेड ग्रोव्स हैं, हरियाली उत्तराखंड में लार्जेस्ट है, देवधर शिमला में, काबू फॉरेस्ट केरला में, गुम्पा अरुणाचल में, श्रावण गुजरात में, ठीक है। देखो बच्चों, 1972 में यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया था, प्रोग्राम किया गया था, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। प्रोग्राम ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया था 1972 में, ठीक है। इसमें देखो ऐसे किया गया था,
एक जोन क्रिएट किया गया था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रांजिशन, बफर और कोर जोन। कौन जोन में बिल्कुल अनडिस्टर्ब एरिया था, बहुत बहुत मिनिमम एक्टिविटी थी ह्यूमन। ठीक है, बफर जोन में बिल्कुल रेगुलेटेड एक्टिविटी, परमिशंस वगैरह लेके, ठीक है। और ट्रांजिशन बस इस जोन में था, ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर अलाउडेड था। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी बचाने का एक ब्लूप्रिंट दिया था इस प्रोग्राम में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेशनल पार्क में क्या होता है, कोई भी परमिशन नहीं होती ह्यूमन, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, देखो ना ही फायरवुड ले सकता वहाँ से, ना ही ग्रेजिंग वगैरह। अब देखो 1992 में एक और प्रोग्राम हुआ, उसका नाम था CBD प्रोग्राम। ये CBOD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं और रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी सस्टेनेबल यूज़ के लिए काफ़ी बोला था कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया था, साइन किए गए थे। एक तो नगोया प्रोटोकॉल, उसका ये मतलब है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, उसके बेनिफिट बिल्कुल इक्वल शेयर होंगे। ठीक है, और दूसरा कैरोटीना कार्टिजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, मतलब ध्यान से। बायोसेफ्टी बोलते हैं, बायोसेफ्टी एक और वर्ड है। उनकी ट्रांसफ़र या उनकी मूवमेंट, उन पे ध्यान रखी जाए, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो और ये चीज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई कि हम खुद मॉडिफाई करके सुपीरियर क्वालिटी के स्पीशीज़ बना सकते हैं, बस ये उसी के लिए। और 2010 में एक और आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, ये जापान में हुआ था एक प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट 10 साल के टारगेट्स बनाए थे। 20 टारगेट थे और 5 गोल्स थे। ठीक है, ये देखो 5 है ना, ये 5 गोल्स हैं और 20 टारगेट्स हैं। 20 टारगेट्स, 5 गोल्स हैं। और मोटो था लिविंग इन हार्मनी विद नेचर उसका। ठीक है, 5 गोल्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ऐसा है कि अब ये देखो आईसी, ठीक है, ये इतना ही ख़त्म है। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे एक ICON ने एक बुक बनाई है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। यहाँ पे जितने भी स्पीशीज़ हैं ना, उनको डिवाइड किया गया है उनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंग। मतलब जो उसमें ऐसी कैटेगरीज हैं, देखो एक्सटिंक्ट, एक एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तीसरी, उसके बाद एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, उसके बाद नियर थ्रेटन्ड है ये, नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद लीस्ट कंसर्न, उसके बाद डेटा डेफिशिएंट है ये, डेटा डेफिशिएंट यानी कि डेटा नहीं है अभी, इसका लीस्ट कंसर्न। ठीक है, एक तो एक्सटिंक्ट है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, फिर जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बाकी जगह कहीं बची हुई हैं। ऐसे ऐसे कैटेगरीज बनाई हैं और जानवरों को वहाँ पे डाला गया है। उसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, अब देखो कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हैं हमने। कोरल रीफ भी है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है कोरल का। ठीक है, पॉलिप या एल्गा का, जूजेंथेला ये। ठीक है, इस एल्गा की वजह से कलर आता है उसमें। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोलते हैं कोरल रीफ को। जैसे हमने पहले बोला था कि फाउंडेशन स्पीसीज़ है, और ये कोरल देखो फाउंडेशन स्पीशीज़ है पूरी। आप नेट पे सर्च मारना, देखना कोरल कितने बड़े होते हैं और कोरल रीफ कितने बड़े हो जाते हैं और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। देखो ये फ्रिंजिंग और एटोल ये टाइप्स हैं, ये लक्षद्वीप में, ये गल्फ ऑफ मन्नार में। ये पूछा जाता है कभी कभी। कोरल ब्लीचिंग जो अभी पढ़ाया था मैंने, ग्लोबल वार्मिंग से ना कोरल ब्लीचिंग होती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स,
जो भी वेटलैंड है ना, वेटलैंड, उनको डिवाइड किया है। जो भी थ्रेटन्ड और वल्नरेबल वेटलैंड्स है ना, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में डाला जाता है, ठीक है। और इंडिया में लोकटक लेक था लास्ट टाइम, क्योलाडो नेशनल पार्क, ये दोनों थे, ठीक है। अब वेटलैंड्स की टाइप देखो यहाँ पे, एक तो स्वाम्प है, एक मार्श है। स्वाम्प में ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, मार्श में ट्रीज़ नहीं होते। बोग्स में एसिडिक होते हैं, और टेंस में न्यूट्रल होते हैं। पीट्स होते हैं यहाँ पे बोग्स में, और यहाँ पे नहीं होते। देखो स्मॉलेस्ट वेटलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट भी है, ये भी आया था एक बार जीकेएसबी में। मैंग्रू जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, ब्रैकिश वाटर होगा, ठीक है। इंटरटाइडल रीजन जो मैंने बोला था, समुद्र का रीजन, बीच वाला रीजन, ठीक है। एडेप्टेशंस होती हैं यहाँ पे, जो भी प्लांट्स यहाँ पे होते हैं ना, क्योंकि वो खारे पानी में होते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सी एडेप्टेशंस होती हैं। और वो एडेप्टेशन का नाम है, एक तो विविपरी है, रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है ये विविपरी। एक तो एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है, हवा में रूट्स होती हैं। और सकलेंट लीव्स होते हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर है ना, उन लीव्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब जहाँ पे बहुत टाइप की बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इंडिया में 4 हैं, एक तो वेस्टर्न घाट्स, एक तो हिमालयाज, एक तो इंडिया और म्यांमार के बीच का जो रीजन है ना, उसको बोलते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। एक है, और चौथा है निकोबार आइलैंड्स। इन निकोबार आइलैंड्स को सुंडा लैंड्स भी बोलते हैं, सुंडा लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बड़ा है, सुंडा लैंड्स निकोबार में, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, और ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, और ये कुछ टर्म्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप, INCCAA, इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, असेसमेंट 2009 में सॉरी। बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और बायो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इन ए ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, समझ जाओ। ये एक ऑर्गेनिज्म में कोई चीज़ एक्यूमुलेट होना होता है, और ये एक ट्रॉपिक लेवल में, एक जब पूरे ट्रॉपिक लेवल पे कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर कोई केमिकल हाई कंसंट्रेशन में होता है, इसको बोलते हैं बायो कंसंट्रेशन। ये एक ऑर्गेनिज्म में, ये पूरे ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कायोटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कहा गया है, 6 ग्रीन हाउस गैसेस, ये लिखा है सब, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये लिखा है, और ओजोन को प्रोटेक्ट करती है, हार्म नहीं करती। नेशनल ट्राइब्यूनल, ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये 2010 में एस्टेब्लिश होता है इंडिया में, ठीक है। एयर वाटर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्या इस ये रहने दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये रहने दो। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फ्लावर है यार, जो 12 साल के बाद ब्लॉसम करता है, वो इस सेंचुरी में पाया जाता है, ठीक है। ये करंट अफेयर का टॉपिक था, उस टाइम पे मैंने लिख दिया था, सर्च कर लेना, इसमें पता चल जाएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्टेड एरिया सेंटर स्टेट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिहार में है, उदयपुर। यूट्रोपिफिकेशन, इसका ये मतलब है कि किसी वाटर बॉडी में ना ये NP ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस वजह से ज़्यादा उसमें वीड्स ग्रो करते हैं, फिर पानी सूखता है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है वो, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उस वजह से जानवर मर जाते हैं, ठीक है। ये होता है यूट्रोपिफिकेशन, और वो इवेंचुअली वो वाटर बॉडी सूख जाती है, ये होता है यूट्रोपिफिकेशन। और ये चीज़ें ना, जो ये NRP, ये होता है फैक्ट्रीज जो वेस्ट होती हैं वहाँ से आता है, ठीक है। एरोसोल से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो ये आर्टिकल 21, ये भी ठीक है, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, हेडक्वार्टर चेन्नई में 2003 में आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेट में।
ठीक है, प्रोग्राम है। थर्मल पोल्यूशन भी पढ़ लेना। अनडिजायरेबल एक्सेस इन वाटर हीट बॉडीज, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। जोन ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर, इसको जोन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पता है। क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो है CBD मॉन्ट्रियल में इसका सेक्रेटरीट है, ठीक है। एल्बिडो वैल्यूज़, ये भी इनके बारे में भी आप सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, टोटल सनलाइट का 1 से 2% जो प्लांट्स हैं वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग भी पढ़ लेना। सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक है ये, ठीक है। मतलब रोज़ हर रो में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाई जाती हैं ताकि बारिश से वो सॉइल, ज़्यादा बारिश से वो फ्लड से सॉइल ख़राब ना हो जाए, सॉइल बिखर ना जाए। देखो WWF इम्पोर्टेंट है, ये 61 में बना था। हेडक्वार्टर मॉर्ग्स में, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, पूछते हैं कभी कभी ये। देखो ये टेक्निक है ना जो रॉकडम, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स, ये भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के, लेकिन कोस्टल एरियाज में, ठीक है, ये पढ़ लेना। इंसुलेशन का क्या मतलब है, ये भी पढ़ लेना। ये भी सर्च कर लेना, आराम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नाम से ही पता है, इंसुलेट यानी कि जो भी सोलर रेडिएशन है, मतलब गर्मी को आने से बचाना, ये होता है इंसुलेशन, ठीक है। ये भी पढ़ लेना आप, होमवर्क है। डिफॉरेस्टेशन, जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस हुआ है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, वो भी अमेज़ोन में। वाटर है, इसके बारे में पढ़ाया मैंने आपको। देखो ये एलियन स्पीशीज़ है, लेकिन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी मैंने आपको मैप पे दिखाया हुआ है, देख लेना कहाँ पे है। रिचेस्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, कोरल रीफ भी है, सी ग्रास, सब कुछ है। टाइगर प्रोजेक्ट 73 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखो एलिलोपैथी, देखो बच्चों, एलिलोपैथी का ये मतलब है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा बायोकेमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से जो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ या सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होता है, इस केस में उसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ये होता है एलिलोपैथी। होमोस्टेसिस, सेल्फ रेगुलेशन, ये भी पढ़ लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। वैसे ही सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन ये तो पढ़ लिया हमने, सेकेंडरी भी। डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड में होती है सेकेंडरी सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। एलिलोजेनिक कंट्रोल्ड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, रिच इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और हेटेरोट्रॉपिक, रिच इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल, ये तो सब पढ़ लिया हमने, ठीक है।